नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए आज के सेशन में। दोस्तों, CAIIB एग्जाम 2026 ऑफिसर ऑन ट्रैक सीरीज चल रही है, जहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज चीजें आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूं। आज मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 11 का टॉपिक है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यहां से मॉड्यूल बी आपका स्टार्ट होता है। मॉड्यूल ए के जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स थे वो मैं आपको करा चुका हूं, आप सेपरेट सेशन में जाकर के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। इतने स्ट्रक्चर्ड वे से यूट्यूब पर कोई भी सेशंस को लेकर के नहीं चल रहा है। हम आपके लिए इतने स्ट्रक्चर्ड वे में सेशन लेकर के आए हैं, जहां पर सोचिए आपको मॉड्यूल भी बताया जा रहा है, यूनिट भी बताई जा रही है, टॉपिक भी बताया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर किया जा रहा है। और ये सीरीज मॉड्यूल डी तक, यानी कि ABCD 4 मॉड्यूल हैं, डी तक चलती रहेगी। बस आपका काम है जुड़ना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आप उन लोगों को भी जानते हैं जो आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इन सेशन को पहुंचा दिया करिए। बस यही आपसे चाहिए, इतनी ही समझ लीजिए, यही आपकी फीस है। आप यूट्यूब पर आते हैं तो यूट्यूब पर आने का कोई चार्जेस तो हम आपसे लेते नहीं है, बट यूट्यूब पर इतने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाने का रीजन यही है, उन लोगों तक भी ये चीजें पहुंच जाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जिन तक नीड है। और अफोर्ड ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति बैंकर है। अफोर्ड तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि बैंक में नौकरी कर रहा है। तो अफोर्ड ना कर पाने वाली बात तो मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, क्योंकि जीआईबी उन्हीं के लिए है। हाँ, बस जीआईबी उन्हीं के लिए है। जीआईबी में जो डीबीएफ होता है वो होता है नॉन बैंकर्स के लिए, तो वहां पर ये बात कह सकता हूँ। बट सीआईबी तो आप जीआईबी दे चुके हैं, सीआईबी तो बैंक वाला ही दे सकता है जिसके पास ऑलरेडी आईआईबीएफ की मेंबरशिप है। ठीक है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर भी आपके साथ हम लेकर के चल रहे हैं। मतलब कभी कभार होता है ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं रह गया है इफ या बट, तो आप उन टॉपिक को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे ऑन द टॉपिक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता क्या होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ सबसे पहले देखो, रिस्क, चीजों को क्लियर करिएगा, देखिएगा। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी समझिएगा। यहां पर देखो, रिस्क का मतलब क्या है, जो आपको ऑलरेडी नोन है। ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी नोन, आपको पता है इसके बारे में, आपको इसके बारे में पता है। आप नहीं पता है तो पता लगाओगे। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, उसमें क्या रिस्क हो सकता है। जैसे मैं बाइक चलाने जा रहा हूं, मैंने नई बाइक खरीदी है, अब मैं बाइक चलाऊंगा तो क्या रिस्क हो सकता है। भाई, रिस्क ये हो सकता है कि बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है। रोड पर चढ़ती अक्सर बाइकों का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी भी बाइक का भी हो सकता है। जब बाहर बाइक खड़ी करते हैं तो बाइक चोरी भी हो सकती है। ये रिस्क है ना, चोरी हो जाएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। मतलब रिस्क का मतलब क्या है, आप रिस्क से बच जाओगे तो लॉस नहीं होगा, नहीं बच पाओगे तो लॉस हो जाएगा। तो हमें ये वो संभावनाएं तलाशनी है जहां पर हमें क्या है, लॉस होने की संभावना है। एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत है, मुझे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगेन दूसरा, बाइक को दिक्कत आ सकती है। बाइक को दिक्कत आ जाएगी, अचानक से इतना पैसा कहां लाएंगे। पता चला आप 2-2.5 लाख रुपए की महंगी बाइक खरीद करके लाए हो, डैमेज, इतना डैमेज आ गया कि उसको सही कराने में 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो क्या आप फिर से करा पाओगे, उसको सही नहीं करा पाओगे। तो ये सब रिस्क हैं। अब इनका अल्टरनेटिव ढूंढोगे ना, कि अब पता लगा लिया हमने कौन कौन से रिस्क हैं। ये प्रोसेस होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हर एक काम में कोई ना कोई रिस्क है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। अब आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद अब मिटिगेट के रास्ते ढूंढोगे कि इस रिस्क को कैसे कम कर सकें। क्या कम किया जा सकता है, पहली बात तो ये आती है, यस, कम किया जा सकता है। आप देखते हो ना, बाइक का इंश्योरेंस हो सकता है। आपकी दिक्कत, आपको लगता है मुझे भी दिक्कत आ सकती है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, आपका भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, जोखिम को वहन करने का तरीका, यानी कि आपने अपने जोखिम को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी वो थर्ड पार्टी है जो आपके जोखिम को ले रही है, बदले में वो आपसे एक प्रीमियम लेगी, यानी कि फीस तो लेगी ना। भाई, एक कोई जोखिम ले रहा है, आपकी 1.5-2 लाख की बाइक अगर दिक्कत आ गई, खर्चा ज्यादा हो गया, आपको नहीं देना है खर्चा, कंपनी देगी, तो कंपनी उसके बदले में कोई फीस तो आपसे चार्ज करेगी ना। यही फीस प्रीमियम कहलाती है। तो ये रिस्क कहलाता है, यानी कि जिसकी एक्सपेक्टेशन हो वो रिस्क। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, अनिश्चितता। अब नहीं पता कि अभी सुनामी आ जाएगी, नहीं पता अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आया और पूरा, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, वो अनसर्टेनिटी में कवर होता है। समझिएगा बहुत अच्छे से, देखिएगा यहां पर
चीजों को मैं क्लियर करता हूं आपको अब आपके थ्योरेटिकल व्यू से। रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स डेविएशन। एडवर्स का मतलब जो हमारे अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट सिचुएशन फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल आउटकम और परफॉर्मेंस। जो पहले से हमें पता है, एक्सपेक्टेशन है हमारी, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, यानी कि यस जो सोचा है अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्स हुआ, यानी कि जो सोचा है वो विपरीत सोचा और ऐसा हो गया तो हमें लॉस हो सकता है। तो अगेन इन बैंकिंग टर्म्स इट इज अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, हानि की अनिश्चितता और वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स, या जो हमें रिटर्न्स मिल रहा है उनमें कमी आ सकती है, रिटर्न्स में वेरिएबिलिटी आ सकती है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो चाहे इंटरनल हो यानी कि बैंक के अपने खुद के, या एक्सटर्नल जो बैंक के हाथ में नहीं है, दैट मे अफेक्ट्स अ बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ, जो एक बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। जैसे कोरोना आया, एक्सटर्नल फैक्टर था, बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को खराब कर दिया। इंटरनली की बात करें तो बैंक में कोई फ्रॉड हो गया, वो इंटरनली उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर देगा। नीरव मोदी 14,000 करोड़ जब लेकर के चले गए पंजाब नेशनल बैंक का, तो उसका इंटरनल फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गया, बिगड़ गया। देन इंटरनल फाइनेंशियल हेल्थ, कैपिटल और अर्निंग्स, इस पर कोई इफेक्ट आता है, ये रिस्क है। अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद रिस्क एलिमेंट्स इंपैक्ट द नेट कैश फ्लो ऑफ एनी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अनसर्टेनिटी एसोसिएट किससे होती है, उन रिस्क एलिमेंट से जो इंपैक्ट, प्रभाव डालते हैं नेट कैश फ्लो में, यानी कि जो पैसा हमारे पास आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है, उससे कम आएगा यहां पर जो हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अंडर द इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, जब अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताओं के इंपैक्ट यानी कि प्रभाव की बात करते हैं, इन नेट कैश फ्लो टेक प्लेस, ठीक है, तो अगेन वो नेट कैश फ्लो से ही रिलेटेड है। दिस कुड बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल, लेकिन हम बात अनफेवरेबल की कर रहे हैं। फेवरेबल होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर मार्केट में कुछ बदलाव आता है उसकी वजह से हमारे फेवर में कोई चीज होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, हमें ज्यादा मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। हम सोचेंगे किसके बारे में, डाउनफॉल, यानी कि एडवर्स सिचुएशन के बारे में ही हमेशा से सोचना पड़ता है, एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशंस के बारे में सोचना पड़ता है। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक डिफरेंसेस हैं, उनको समझ लीजिएगा। इन डिफरेंसेस को क्लियर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स आउटकम विद सम मेजरेबल प्रोबेबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी है एडवर्स आउटकम की। रिस्क क्या है, एडवर्स आउटकम, जो आपके अपोजिट है ऐसा कोई आउटकम, लेकिन जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, मे बी कम हो लेकिन हो सकता है। यहां पर क्या है, अ सिचुएशन वेयर आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और मेजर्स। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता क्या है, अनिश्चितता वो स्थिति है जहां पर उसके आउटकम को आप मेजर नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये है अनसर्टेनिटी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी यस, यहां पर नोन है, प्रोबेबिलिटीज कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। जो मैंने बताया ना कि बाइक हमने खरीदी, रिस्क क्या है, तो हमें पता है ना, हमसे पहले और भी नंबर ऑफ बाइक्स बेची गई हैं, क्या रिस्क है रोड पर, हम जब हमें पता है एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो हमें पहले से पता है पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग। अनसर्टेनिटीज में हमें नहीं पता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नोन टू कैलकुलेटेड। जब आपको प्रोबेबिलिटी ही नहीं पता है तो कैलकुलेट क्या करोगे। अब अगेन अर्थक्वेक आप समझिए, एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है। सुनामी कब आई थी, अब उसके बाद अभी तक आई नहीं है, रेयर सिचुएशन है, कभी कभार आ सकती है भाई, लेकिन अगेन उसके बारे में हम सोच करके नहीं बैठे हैं, बहुत ही अलग सिचुएशन। कोरोना के बारे में किसी ने सोचा था, नहीं सोचा था, रेयर सिचुएशन, ठीक है, महामारी आ गई, पैंडेमिक, तो अगेन दैट्स इट। एग्जांपल, लॉस ड्यू टू बोरोवर डिफॉल्ट। अब बैंक अगर उधार बांट रहे हैं तो बैंकों को पता है कि कोई ना कोई बोरोवर डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्रेडिट रिस्क है हमारा, इस रिस्क से हम बच सकते हैं, ठीक है, बाय द वे ऑफ सम मिटिगेशन टेक्निक्स। दूसरा यहां पर क्या है, सडन वॉर, अचानक से युद्ध स्टार्ट हो गया, अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक, महामारी आ गई, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार ने कोई नीतियों में बदलाव कर दिया, इससे क्या होगा, ये सब अनसर्टेनिटी है, ये तो नहीं पता होता है ना। सरकार अभी नीतियां बदलने जा रही है, सरकार भी नहीं बताती है, ठीक है, सरकार कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास कर देगी संसद में, नीतियां बदल गई, उसके कारण हम व्यापार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब नहीं पता होता है पहले से, ये नॉन सिचुएशंस नहीं होती हैं, ठीक है। देन कैन इट बी मैनेज्ड, यस, जो चीज पता है उसी को मैनेज कर सकते हो, जो चीज नहीं पता है उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। जो पता है उसको तो मैनेज कर लोगे, तो यस ये मैनेज नहीं कर सकते हो क्योंकि पता ही नहीं है।
जिनकी प्रिडिक्शन ही नहीं है आपके पास, कहां से पता लगाओगे? समझ गए मेरी बात? तो मैनेज वही कर सकते हो जो चीजें पता है आपको। ठीक है, अगेन ये आपका कवर्ड होता है, ये कवर्ड नहीं होता है आपके सिलेबस में। है, मुद्दे की बात आते हैं। लोअर रिस्क, हायर रिस्क और जीरो रिस्क, ये तीनों बातें समझिएगा। रिस्क के अकॉर्डिंग सोचिए आप, रिस्क कम होगा तो गेन भी कम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज अगर देखी हो या नहीं देखी हो तो एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है, उसी वेब सीरीज का डायलॉग है। तो रिस्क है तो इश्क है, इसका मतलब क्या है? जहां रिस्क की संभावना ज्यादा है वहां पर आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। जैसे आप बैंक में एफडी कराइए और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, एफडी वर्सेस शेयर, आप देखिए दोनों में रिस्क कहां पर ज्यादा है? शेयर्स में। ठीक है, हाई रिस्क, लेकिन गेन भी क्या है यहां पर? हाई गेन है, हाई गेन है यहां पर। जो एफडी में आपको मिलेगा, एफडी में कितना मिलता है? एफडी में आपको मिलता है, ठीक है, ईयरली एनम पर एनम आपको 5 to 6% इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर क्या है? 5 to 6% का मूव वन डे में आ जाता है, एक दिन में मूव आ जाएगा 5 to 6% का। तो सोचिए, जो चीज एक साल में हो सकती है वो चीज यहां पर एक दिन में मिल रही है, हाई गेन है कि नहीं है? और एक साल में हो सकता है यहां पर आपको 35-40% का गेन मिल जाए, 50% का गेन मिल जाए। कोई शेयर 100 रुपए का है, एक साल के अंदर अंदर 150 का हो सकता है। अभी आपने देखा सिल्वर और गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनसे रिलेटेड जो ईटीएफ्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या फिर कॉपर का रेट बहुत तेजी से बढ़ गया। तो कॉपर इंडिया में कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर का शेयर प्राइस आप देखिए अचानक से 20-25% तक रेज कर गया, 50-50% से ज्यादा तक रेज कर गया यहां पर, सोचिए आप। तो इतना ज्यादा ये क्या है? अगर हायर रिस्क है तो हायर गेन है, लो रिस्क है लो गेन है, जीरो रिस्क है जीरो गेन है, बात ध्यान रखिएगा। तो लोअर रिस्क इंप्लॉयज लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो, तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, लोअर अपसाइड डाउनसाइड पोटेंशियल, तो रिस्क कम होगा। हायर रिस्क ये हायर अपसाइड डाउनसाइड है, जीरो का मतलब कोई वेरिएशन नहीं है कैश फ्लो में। ठीक है, रिटर्न ऑन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट वुड बी लो एज कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज, तो ये इसी के अकॉर्डिंग है। अब लिंकेजेस अमंग रिस्क, कैपिटल और रिटर्न। रिस्क, कैपिटल और रिटर्न में क्या लिंकेजेस है समझ लीजिएगा। ठीक है, तो रिस्क हमें पता ही चल गया क्या होता है रिस्क, तो रिस्क प्रोबेबिलिटी है। हायर रिस्क, हायर चांस ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही एक्सपेक्टेड लॉसेस के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां पर कैपिटल की बात कर रहे हैं, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से। कैपिटल, कैपिटल एक्ट एज अ बफर टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस फ्रॉम रिस्क। जैसे हम सीआरएआर की बात करते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, या इसे सीआर भी कहा जाता है। तो कैपिटल का काम क्या है? रिस्क को एब्जॉर्ब करने के लिए बफर को मेंटेन करना। बफर किससे मेंटेन किया जाता है? कैपिटल से। जितना ज्यादा हाई रिस्क की तरफ बढ़ोगे उतना कैपिटल का बफर भी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आपकी कैपिटल भी ब्लॉक होती है, कैपिटल भी ब्लॉक होती है। तो हायर द रिस्क मोर कैपिटल ऑफ बैंक नीड्स, अगर बैंक ज्यादा हायर रिस्क की तरफ बढ़ेगा तो उसको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ब्लॉक करने के लिए, एज पर बेसल 3 नॉर्म्स लाइक सीआरएआर, जो मैंने अभी आपको बताया। और रिटर्न क्या है यहां पर? रिटर्न इज द प्रॉफिट और इनकम जनरेटेड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जो आप प्रॉफिट या इनकम जनरेट करते हो वही क्या है? आपका रिटर्न है दोस्तों। तो बैंक्स एम फॉर अ रिटर्न दैट जस्टिफाइज, बैंक उस रिटर्न को देखता है जो रिस्क ले रहा है उसको जस्टिफाई कर सके और मीट कर सके रेगुलेटरी कैपिटल कॉस्ट को। जो रेगुलेटरी कैपिटल है हमारी जो फंसी हुई है उसकी कॉस्ट को भी मेंटेन कर सके। तो समझ लीजिएगा यहां पर रिटर्न हमें उतना चाहिए जितना रिस्क ले रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो यहां पर रिलेशनशिप क्या है? अगर हायर द रिस्क की तरफ जाते हैं तो भाई ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए बैंक को हायर रिटर्न अर्न करना पड़ेगा। अगर बैंक हायर रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहा है और हायर रिस्क ले रहा है तो यहां पर दिक्कत है। तो हायर रिस्क हमेशा याद रखिएगा बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, अगर रिस्क ज्यादा लेगा बैंक तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उस रिस्क से जो बफर आपको मेंटेन करना है, क्योंकि हायर रिस्क में जा रहे हो ना, लॉस होने की संभावना ज्यादा है, तो उस लॉस से बैंक के चलन में कोई दिक्कत ना आए तो बफर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी को जस्टिफाई करने के लिए आपको हायर रिटर्न चाहिए। तो एग्जांपल आप देख लीजिएगा, होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है, लो रिस्क होता है इसमें बैंक को, इसलिए लो कैपिटल बफर मेंटेन करना पड़ता है और रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी यहां पर लो टू मॉडरेट होता है। होम लोन बैंक में सबसे सस्ता, चीपेस्ट लोन कहा जाता है। वैसे कोई और चीपेस्ट लोन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना होम लोन से सस्ता बैंक कोई और लोन प्रोवाइड नहीं करता है।
एग्रीकल्चरल हो सकता है लेकिन वो सब्सिडाइज्ड होता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है तब वो और सस्ता हो जाता है, बट डायरेक्टली नहीं, ठीक है। पर्सनल लोन ये अनसिक्योर्ड होता है, यहां पर हाई रिस्क लिया बैंक ने। पर्सनल लोन में जानते हो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, हाई रिस्क, तो यहां पर कैपिटल बफर भी हाई रखना पड़ेगा और हाई रिटर्न की आपको जरूरत पड़ेगी। हाई रिटर्न की आपको जरूरत यहां पर पड़ेगी, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हाई रिटर्न के बिहाफ पर ही आप आगे बढ़ोगे। अब व्हाई रिस्क नीड्स टू बी मैनेज्ड, भाई रिस्क को मैनेज करने की आवश्यकता क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिस्क को क्यों मैनेज करना, भाई रिस्क मैनेज कर लोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस कर लोगे, और रिस्क मैनेज नहीं कर पाए लॉस में चले जाओगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैनेज करना है। तो पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट द बैंक्स कैपिटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ, बैंक की पूंजी और बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए रिस्क को मैनेज करने की आवश्यकता है। और बेसल ने अगेन पहले से ही गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है कि हाउ टू मैनेज द रिस्क, ठीक है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क कैसे मैनेज किया जाए पहले से ही बताया जा चुका है। अनकंट्रोल्ड रिस्क कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, अगर रिस्क को कंट्रोल ना किया जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो फाइनेंशियल लॉसेस, इरोजन ऑफ कैपिटल, अपनी पूंजी में कमी लेकर के आएगा, इवन बैंक फेल भी हो सकता है हाई रिस्क की वजह से। एज पर बेसल 3, बैंक मस्ट होल्ड एडिक्वेट कैपिटल अगेंस्ट डिफरेंट रिस्क। इवन बेसल 3 में दो और बफर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जिनका नाम है कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिकल बफर, काउंटर साइक्लिकल बफर। दूसरा, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपको दीर्घकालिक लाभ चाहिए, दीर्घकालिक लाभ, तो आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपको लॉस हो जाएगा। दीर्घकालिक लाभ के लिए तो मैनेजिंग रिस्क हेल्प इन मेंटेनिंग स्टेबल अर्निंग, आप अगर रिस्क को मैनेज कर लेते हो तो आपको स्टेबल अर्निंग मिलती रहेगी एंड प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स, और रिटर्न्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक्सेसिव रिस्क में गिव शॉर्ट टर्म गेन्स, हायर रिस्क अगर आप लेते हो तो शॉर्ट टर्म गेन्स तो आपको मिल सकते हैं लेकिन आपकी सस्टेनेबिलिटी हर्ट हो सकती है। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, एक तो भैया ये है क्यों रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि आरबीआई हमारे पापा हैं, सभी बैंकों के फादर कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंप्लायंस हैं जो बेसल के थ्रू बनाए गए हैं। भाई कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए भी आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो अगेन लाइसेंस छीन लिया जाएगा, काम करने नहीं दिया जाएगा। तो अगेन आरबीआई एंड बेसल नॉर्म्स रिक्वायर बैंक्स टू हैव रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स, क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क, इन तीनों के लिए होना चाहिए तो मैनेज करोगे। नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू पेनाल्टी और रिस्ट्रिक्शंस, तो दैट्स व्हाई कंप्लायंस के लिए आप करोगे। चौथा है कस्टमर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो कस्टमर या स्टेक होल्डर्स मार्केट में है वो क्या देखते हैं, वो आपकी प्रोफाइल एक्सेस करते हैं बैंक की, वो देखते हैं बैंक का इस समय CRAR रेशियो क्या है, ठीक है, बैंक का PE रेशियो क्या है, नंबर ऑफ रेशियोज जिनसे उनको लगता है कि हम बैंक के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन जिस बैंक ने ये सारी जानकारियां कस्टमर के साथ में शेयर कर रखी होंगी, यानी कि ऑनलाइन बता रखा होगा, बताना जरूरी है सबको, तो जिसका यहां पर वो सारी जानकारियां जितनी बेटर होंगी उतना ही उसको निवेश मिलेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस बैंक पे बढ़ेगा। तो अगेन अ वेल मैनेज्ड बैंक इज ट्रस्टेड मोर बाय डिपॉजिटर, जो वेल मैनेज बैंक है वो ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है डिपॉजिटर के द्वारा, बोरोवर्स के द्वारा और शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो शेयर होल्डर्स भी आपके बढ़ेंगे, बोरोवर्स भी आपके बढ़ेंगे और डिपॉजिटर्स भी आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे, क्योंकि डिपॉजिटर से पैसा नहीं आएगा तो बोरोवर्स को कहां से दोगे, ठीक है। देन हेल्प्स मेंटेन रेपुटेशन एंड मार्केट क्रेडिबिलिटी, बाजार में आपकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, और जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी मेंटेन करने में ये साथ देता है। यहां पर डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर होगी, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, रिस्क को मैनेज करके ही बेटर डिसीजन लिए जा सकते हैं। रिस्क एनालिसिस हेल्प बैंक प्राइस प्रोडक्ट्स अप्रोप्रिएटली, रिस्क को एनालाइज करके आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो बैंक का उसका सही प्राइस डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि रिस्क के साथ में प्राइस रिलेट होता है। कैसे, जैसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा, रिस्क और प्राइस का रिलेशन, जैसे आपने इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, और एक दूसरे व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया, आपके अंदर कोई कमियां नहीं थी, दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत वो दारू भी पीता है, ठीक है, अगेन उसको बीपी भी है, उसको शुगर भी है, हार्ट पेशेंट भी है, तो आपके उसके सेम सम एश्योर्ड के कंपैरिजन में दूसरे वाले को प्रीमियम ज्यादा देना है, क्योंकि वो हाई रिस्क कस्टमर हो गया। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो अब प्राइसिंग बढ़ा दिया कि नहीं, उसका प्रीमियम बढ़ गया, ये है प्राइसिंग। तो रिस्क एक्सेस करने के बाद आप प्राइसिंग बढ़ाई तो रिस्क प्राइसिंग बोलते हैं। तो रिस्क प्राइसिंग का पता चल सके। एलोकेट कैपिटल इफिशिएंटली, तब हम कैपिटल इफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हैं उसके लॉस के अकॉर्डिंग, और रिड्यूस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी इन लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट।
और यहां पर आता है लास्ट में प्रिवेंट सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को प्रिवेंट करता है, ठीक है, कौन, यहां पर जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं। तो इफ वन बैंक कोलैप्स ड्यू टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट, अगर बेकार रिस्क मैनेजमेंट के कारण एक बैंक कोलैप्स हो जाता है, सिस्टमेटिक यानी कि जो पूरी की पूरी प्रणाली को हिला के रख दे, तो एक बैंक अगर पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से डाउनफॉल में जाएगा तो वो पूरे के पूरे सिस्टम, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होगा कि यार बैंक बंद हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो इतना ही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों जाते जाते कुछ ऑफर्स आपको बता देता हूं। आपको सिंपली pw.live को लाइव पे आना है, क्लिक करना है पोर्टल पर, और ऑल कोर्सेज पर आपको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज, ठीक है, ऑल कोर्सेज। गवर्नमेंट एग्जाम पे जाना है, जैप कैप पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको हमारे सारे बैचेस मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको हमारे सारे बैचेस मिल जाएंगे। हम आपको प्रेफर करते हैं CA-IIB का महापैक, यानी कि एक पैकेज परचेज करने के बाद फिर और फर्दर पैकेज की आवश्यकता आपको नहीं होती है। प्रीवियस बैचेस और इन फ्यूचर जो बैचेस हम लॉन्च करेंगे, 20 से ज्यादा बैचेस का एक्सेस आपको इस महापैक में इनरोल कराने के बाद मिल जाता है। वैलिडिटी इसकी 6 महीने 6 महीने 12 महीने 2 साल, ठीक है, तक होती है। आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज किया जाता है। वर्तमान में इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 56% डिस्काउंट अप्लाइड होने के बाद 3499 का, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और भी बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बैचेस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। आप RBI की भी तैयारी कर सकते हैं। CIB फाउंडेशन बैच है हमारा, ठीक है, CIB फाउंडेशन बैच, उस फाउंडेशन बैच से साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो अगेन जुड़िए आप सभी लोग हमारे पेड बैचेस में। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी कल के सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।